जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों। संसद, हमें पता है कि हमने शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसी कारण जो हमारी संसद है, संसदीय प्रणाली में जो संसद होती है, जो विधायिका होती है, उसकी विशिष्ट और केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक है। और हमारी जो संसद है उसे केंद्र की या संघ की विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। विधायी अंग है साथियों हमारी केंद्र का, और जो केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद के पास है। और संसदीय प्रणाली में ये जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, जो एक विधायी अंग है सरकार का, इसकी बहुत अहम और केंद्रीय भूमिका होती है। संसदीय प्रणाली में चूंकि कार्यपालिका और जो विधायिका होती है उनके बीच एक चेक एंड बैलेंस का रिलेशन होता है, और संसद कार्यपालिका को बैलेंस चेक करती है, उसके कार्यों की जांच करती है, उन पर निगरानी करती है, उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इसलिए संसद की भूमिका संसदीय प्रणाली में बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। ये हमारे केंद्र का जो विधायी अंग है संसद, और केंद्रीय संसदीय प्रणाली में, चाहे वो हमारे यहाँ हो संसदीय प्रणाली, चाहे ब्रिटेन में हो या किसी अन्य देश में हो, संसद की भूमिका बेहद विशिष्ट और केंद्रीय हो जाती है। ठीक है साथियों। हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हमारे संसद का गठन, उसकी संरचना, उसकी शक्ति, उसके विशेष अधिकार आदि का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब ये है साथियों, हमारे संविधान का जो भाग 5 है और उसमें जो आर्टिकल हैं 79 से लेकर 122 तक, इनमें संसद का गठन कैसे हुआ है, संसद की संरचना क्या है, कितने मेंबर्स हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या पावर्स हैं, लोकसभा के पास क्या पावर्स हैं, राज्यसभा के पास क्या शक्तियां हैं, लोकसभा के पास कौन सी विशिष्ट शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास कौन सी विशिष्ट शक्तियां हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं या पूरी सदन, उनके क्या क्या विशेष अधिकार हैं आदि का वर्णन हमें मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों, ये पार्ट और ये जो आर्टिकल है, ये हमारी संसद से संबंधित हैं। अब आइए हम और विस्तार पूर्वक जानते हैं। हमारी संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है साथियों। यानी कि राष्ट्रपति हमारी संसद केंद्रीय विधायिका का अभिन्न अंग होते हैं। क्यों होते हैं मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर वीडियो में। अभी बस आप इतना समझिए कि हमारी संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, जिसे निम्न सदन या जनता का सदन भी बोला जाता है; राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन या राज्यों की परिषद या राज्यों की सभा के नाम से भी जानते हैं; और राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारी संसद के कौन कौन 3 अंग हैं, हमारी संसद किन किन से मिलकर बनी हुई है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी हुई है। ठीक है। एक और फैक्ट याद रखिएगा साथियों, 1994 में जो राज्यसभा थी, इसे पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, और 1994 में इसका नाम बदलकर राज्य सभा किया गया, राज्यों की सभा किया गया। ठीक इसी तरह 1954 में जो वर्तमान लोकसभा है उसका नाम जनता का सदन था, और 1954 में ही इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया, लोगों की सभा किया गया। ध्यान रखना है, ये फैक्ट्स हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैक्ट, इन तीनों चारों फैक्ट जो मैंने आपको बताए, इनको आप याद रखिएगा। और अब हम संसद और राष्ट्रपति का जो इंटर रिलेशन है, कैसे हमारे राष्ट्रपति जी हमारी संसद का एक अभिन्न अंग है, उसको हम समझते हैं। देखिए साथियों, हमारे राष्ट्रपति जी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ना वो लोकसभा का सदस्य होते हैं, ना राज्यसभा का सदस्य होते हैं, ना ही वो सदन में बैठते हैं। ठीक है। सामान्यतः सदन की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते हैं अधिकांशतः, लेकिन उसके बावजूद भी वो
सदन का अभिन्न अंग हैं, ठीक है। ना वो हमारे किसी सदन के सदस्य हैं, ना संसद की बैठक में भाग लेते हैं। इसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति जी को संसद का अभिन्न अंग बनाया है। देखिए कैसे साथियों, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तब तक, चाहे उसे लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित कर दे, दोनों मिलकर पारित कर दें, वो कानून नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी विधेयक को अगर कानून बनना है, अधिनियम बनना है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति जी जो सदन का सत्र होता है, जो लोकसभा राज्यसभा बैठकर तीन हमारे सदन के हमारे मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र हो गया, एक बजट सत्र हो गया और एक शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक है साथियों। इन सत्रों को आहूत यानी कि सत्र की शुरुआत की घोषणा कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, और उस सत्र को खत्म करने की घोषणा भी हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ऐसे देखिए किस तरीके से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका हमारी संसदीय प्रणाली में कैसे है और क्यों राष्ट्रपति जी हमारी संसद का एक अभिन्न अंग हैं। ध्यान दीजिए कि लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास ही होती है। जब 5 साल का लोकसभा का टर्म हो जाता है और नई लोकसभा के गठन का समय होता है, उससे पहले राष्ट्रपति जी ही लोकसभा को विघटित करते हैं और घोषणा करते हैं कि अब नए चुनाव का समय आ गया है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि राष्ट्रपति जी ने सारे प्रयास कर लिए हैं, उसके बावजूद भी नई सरकार बनाने की सारी संभावनाएं, सारे दरवाजे बंद हैं, तब राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं तब भी राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। मतलब आप देखिए कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है हमारी विधायिका को विघटित करने की, लोकसभा को विघटित करने की, ठीक है। और एक और इंटर रिलेशन देखिए, ये अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कुछ विशेष परिस्थितियां या आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं और इस अध्यादेश का प्रभाव बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। तो अब इन चारों पॉइंट से और भी बहुत सारे पॉइंटों से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि हाँ, हमारे राष्ट्रपति जी हमारी संसद का अभिन्न अंग क्यों होते हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, कोई चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो या फिर यूपीएससी के मेंस के लिए। अब हम इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। सदन की संरचना, बेसिकली लोकसभा की संरचना क्या है, राज्यसभा की संरचना क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना, ठीक है। मैंने बताया था, फिर आप ध्यान रखिएगा, 1954 में से राज्य परिषद कहा जाता था, ठीक है। बाद में 1954 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया राज्यसभा, राज्यों की सभा, ठीक है। हमारी जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, और इसमें जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के हक और अधिकारों की रक्षा करती है, उनकी बात करती है। कुल मिलाकर राज्यसभा संघीय प्रणाली को बचाए रखने या उसको मजबूती देने का कार्य भी करती है। साथियों, ये द्विसदनात्मक हमारी प्रणाली है, इसमें हमने द्विसदनात्मक प्रणाली को हमने इसीलिए अपनाया था, मतलब राज्यसभा को हमने इसलिए अपनाया था कि अगर लोकसभा से कानून बनाते समय कोई त्रुटि हो रही है, कुछ पहलू छूट रहा है, तो उसका निवारण या उस समस्या का समाधान राज्यसभा कर दे, उस कमी को राज्यसभा दूर कर दे। चूंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, आम जानकारी वाले सदस्य होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन
प्रोसेस का सामना करके लोकसभा में पहुंचते हैं, तो एक ये मान्यता रहती है और ये तथ्य भी है कि ऐसे लोगों के पास कानून से संबंधित जानकारियां कम होती हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने राज्यसभा या द्विसदनात्मक संसद की प्रणाली को अपनाया और राज्यसभा में सामान्यतः या ज्यादातर ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है, या हमारे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाएगा जिनके पास अपने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष ज्ञान होगा और उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वो नीतियों को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रभावी और पीपुल ओरिएंटेड बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया, राज्यसभा को अपनाया। इसके साथ साथ साथियों, चूंकि हमने संघीय प्रणाली को भी अपनाया है और संघीय प्रणाली में ये अति आवश्यक है कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और राज्यसभा राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है, स्पेशल प्रोटेक्शन देती है हमारी संघीय प्रणाली को कि लोकसभा कभी राज्यों के अधिकारों को अगर कम करने का प्रयास करती है, ठीक है, तब राज्यसभा उसका विरोध करती है और ऐसा नहीं होने देती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा बेहद महत्वपूर्ण सदन है। एक तो ये लोकसभा द्वारा कानून में अगर कोई कमी हो रही है, कुछ तकनीकी पहलू को छोड़ा जा रहा है, उसको दूर करती है। इसके साथ साथ संघीय प्रणाली में राज्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करती है ताकि संघीय प्रणाली भी सुरक्षित रहे और नीति निर्माण में विशेष योग्य लोगों को, ऐसे लोगों का जिनका अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा है, विशिष्ट प्रतिभा है, उनका इस्तेमाल नीति निर्माण में किया जा सके। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। ठीक है, चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना ही ये की थी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को भेजेंगी जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होगा, जानकारी होगी। ठीक है, राज्यों की परिषद आदि नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उच्च सदन है हमारा ये, इसे राज्यों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना है, राज्यसभा की संरचना का वर्णन हमें आर्टिकल 80 में मिलता है, आर्टिकल 80 में मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम ये देखते हैं इसकी संरचना कैसी है साथियों। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं राज्यसभा में वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 250 किस तरीके से होते हैं साथियों, ये हम देखते हैं। अभी इन 250 में 238 मेंबर्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, 250 का ये जो आंकड़ा है, इनमें 238 जो मेंबर्स हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अपनी विधानसभा है। ठीक है, वहां से ये निर्वाचित होंगे। वर्तमान में स्थिति ये है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 243 मेंबर्स राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। इनमें 225 राज्यों से आते हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपसे कई अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये 225 आपके राज्यों से आएंगे और 8 आपके आएंगे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर से आएंगे, 3 दिल्ली से आएंगे, 1 पुडुचेरी से, ये JNK से, ये दिल्ली से, ये पुडुचेरी से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो अक्सर ऐसी जगह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आप ध्यान रखिए दोनों बातों को। स्टेट से पूछा जा रहा है तो स्टेट से वर्तमान में स्टेट से 235 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज से जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है। ठीक है,
ये ध्यान रखना। और 12 सदस्य जो हैं साथियों, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनयन करते हैं ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 विषय हैं। ऐसे विषयों में इन व्यक्तियों का विशेष ज्ञान है, व्यवहारिक अनुभव है, तो राष्ट्रपति जी ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। ध्यान रखना है, ये जो मैक्सिमम नंबर 250 है, इसमें ये 12 सदस्य तो नॉमिनेट है वर्तमान में भी, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 233 मेंबर ही अभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आकार वर्तमान में 245 है। अगर हमें राज्यसभा के आकार को इसके मैक्सिमम नंबर्स पे ले जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से 5 सदस्यों को और बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं यहां से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स 250 हैं राज्यसभा के, इसमें से 238 यूनियन टेरिटरीज और राज्यों से आते हैं, और वर्तमान में ये 233 हैं, जिनमें 225 राज्यों से आते हैं और 8 आ रहे हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से। और ये 12 जो मेंबर्स हैं, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट अनुभव होता है, और राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा साथियों कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, ये अनुसूची 4 में इसका वर्णन है, और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहता है। मतलब जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसका प्रतिनिधित्व या उसके नंबर ऑफ मेंबर्स उतने ही ज्यादा राज्यसभा में होंगे। उदाहरण के तौर पर, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, इसीलिए उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, महाराष्ट्र से 19 मेंबर्स जाते हैं, और तमिलनाडु से 18 सदस्य जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस स्टेट से कितने कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जहां से एक एक व्यक्ति राज्यसभा में जाता है, और एग्जामिनर्स कई एग्जाम में इस चीज को पूछ भी रहे हैं। तो ध्यान बस आपको इतना रखना है कि राज्यसभा में जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से सदस्य भी ज्यादा राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन देखते हैं हम। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है साथियों, चूंकि राज्यसभा में संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वोट देते हैं। डायरेक्ट जनता राज्यसभा के चुनाव में हिस्सेदार नहीं बनती है। ठीक है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। और कौन पार्ट कर रहा है इसमें, कौन इस इलेक्शन में भाग ले रहा है? वो संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान आपको रखना है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में भी वही चुनाव प्रणाली कार्य करती है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कार्य करती है। मतलब एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको मैं एक्सप्लेन राष्ट्रपति इलेक्शन में कर चुका हूं। आप बस याद रखिएगा, गुप्त मतदान, 50% से ज्यादा वोट। ठीक है, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। निर्वाचन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो चुनावी प्रणाली है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। राज्य विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधायक ही भाग लेंगे, विधायक केवल और केवल एमएलए भाग लेंगे, एमएलसी भी भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखते हैं कि इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है साथियों। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यहां आप कंपैरिजन करिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्य के नजरिए से वो 5 साल का होता है। यहां
लोकसभा का जो सदस्य के नज़रिए से कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, और यहाँ सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 1 साल ज़्यादा होता है। राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर लगभग 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और ये स्थायी सदन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये कभी विघटित नहीं होगा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, वो विघटित होता है सामान्यतः 5 साल बाद, उससे पहले भी विघटित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। स्थायी सदन है हमारी संसद का, कभी भंग नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया डायरेक्ट इलेक्शन में लागू होता है, प्रत्यक्ष चुनाव में। SC ST के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना चाहती हूँ उस बात को भी आपको। और जो इसके सभापति हैं, जो राज्यसभा के सभापति, ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जी इसके सभापति होते हैं। मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। वर्तमान में CP राधाकृष्णन जी हमारी राज्यसभा के सभापति हैं। ऐसे और ध्यान रखिएगा कि CP राधाकृष्णन जी हमारी जो उपराष्ट्रपति होते हैं या राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति जिसे हम बोलते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं, उपसभापति हैं, वो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य अपने आपस में करते हैं। मतलब खुद में से किसी उपसभापति का चुनाव करते हैं, इनका चुनाव होता है, ठीक है। और हरिवंश नारायण जी वर्तमान में उपसभापति हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये एक छोटा सा वीडियो है राज्यसभा का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। ये पसंद आएगा आपको, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद साथियों।